Stages Intercultural and International Business Communication 5.8 पेज नंबर है 263. Since the onset of globalization, onset का मतलब beginning, starting of globalization and the industrial revolution, businesses have sought to expand their activities across various cities and countries around the globe. यानी अपने पहले तो कंट्रीज के अंदर अलग अलग सिटीज में गए, फिर उसके बाद में दुनिया भर की कंट्रीज में जाना शुरू किया. हाइवर कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट करना हो तो इसके पहले वहाँ के कल्चर को समझना पड़ेगा, वहाँ की लैंग्वेज को, वहाँ की लाइफस्टाइल को समझना पड़ेगा, तभी हमारा वेंचर सक्सेसफुल हो पाएगा. दिस डेट इज इट हैज बिकम इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डाइवर्स कल्चर. डाइवर्स यानी अलग अलग तरह के, जो अलग अलग तरह के कल्चर उसको समझना जरूरी है. कल्चर्स वेरी यानी बदलते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हर जगह से कल्चर अलग होता है. एंड इट इज एसेंशियल फॉर बिजनेस, तो हमको हमारे कल्चर के साथ दूसरे के कल्चर को, जहाँ पे हमको बिजनेस करना है, उसको समझना पड़ेगा. व्हेन अ बिजनेस एक्सपांड्स टू अ न्यू सिटी और कंट्री, तो इसको वहाँ के सप्लायर के साथ बात करनी पड़ेगी, वहाँ के एम्प्लॉयज़ के साथ में, वहाँ के कस्टमर के साथ में, और दूसरे स्टेक होल्डर्स यानी बिजनेस के साथ जुड़े हुए कोई भी लोग. ड्यूरिंग इंटरनेशनल और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशंस एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड. ऑर्गेनाइजेशन को क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए? पहले तो दूसरे के कल्चर को हम रिस्पेक्ट, पेशेंस और एम्पथी. एम्पथी का मतलब सामने वाले की कंडीशन समझना, उसको एम्पथी बोलते हैं. सिंपथी अलग है, एम्पथी अलग है. एम्पथी में मैं सामने मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं अगर उसकी जगह पे हूं तो मैं क्या करता, वो एम्पथी हुआ. लेकिन सिंपथी का मतलब किसी की खराब कंडीशन को देख के उसकी तरफ सहानुभूति रखना. पेशेंस धीरज होता है. समटाइम्स इन ऑर्डर टू अडेप्ट, अडेप्ट यानी सेट होना टू अ पर्टिकुलर कल्चर, उसको स्वीकार कर लेना. बिजनेस फर्स्ट फर्म माइट हैव टू ट्वीक, ट्वीक यानी बदलना, थोड़ा सा चेंज करो तो इसको ट्वीक बोलते हैं. रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा, हैबिट और बिजनेस मेथड को. एंड इट इज एसेंशियल टू रिमेन ओपन माइंडेड. ओपन माइंडेड का मतलब हमको है ना, सामने वाले के कल्चर को नहीं एक्सेप्ट करना, ऐसा समझ के नहीं चलना ड्यूरिंग एन इंटरकल्चरल और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन. सर्च ऑफ फॉर सिमिलैरिटीज इंस्टेड ऑफ डिफरेंस. याद रखो हमेशा पहले हमारे अंदर और उनके अंदर पहले सेम क्या है वो ढूंढो, डिफरेंस मत ढूंढो. इससे क्या होता है कि हम दोनों पार्टी एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे और कम्युनिकेट आसानी से कर पाएंगे. यूज जेस्चरल कम्युनिकेशन एज मच एज पॉसिबल. व्हेन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर और लैंग्वेज जब कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेंगे, तो वो एक दूसरे की जेस्चर या रिएक्शन को, जेस्चर यानी जो एक्सप्रेशन है उसको समझ पाएंगे. बी अटेंटिव एंड अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन. डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान तुम्हारा हटना नहीं चाहिए, एकदम अटेंशन के साथ में हमको बात करनी है उसके साथ में. स्टेजिस कल्चरल सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज रिकग्नाइजिंग, यानी सेंसिटिविटी का मतलब क्या, किसी की तरफ हम ऐसा नहीं समझे कि उसका कल्चर हमसे खराब है या हमसे नीचा है, ऐसा नहीं, लेकिन उसको समझने की ट्राई करें. सिमिलैरिटीज को, डिफरेंस को दोनों के बीच में, विदाउट बीइंग जजमेंटल. हमको कोई है ना ओपिनियन नहीं बना देना है अपना समझने से पहले. प्रिजुडिशियल, प्रिजुडिशियल का मतलब पहले से कोई चीज समझ लेना, यानी किसी चीज की ने धारणा बना लेना हमको, उसको बोला जाएगा. एंड देयर बाय एक्सेप्टिंग द कल्चर, और हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कल्चर. सर मिल्टन बेनेट हैज डिस्क्राइब 6 स्टेजेस. याद रखना ये 6 के 6 मीनिंग याद रखने. और किसने? तो मिल्टन बेनेट ने. ये भी अंडरलाइन करें. क्या नहीं करना चाहिए कल्चरल सेंसिटिविटी के अंदर? हमको जजमेंटल नहीं बनना है, प्रिजुडिशियल नहीं बनना है.
ये दो चीजें नहीं करनी। फिर डिनाइल। डिनाइल यानी पहला स्टेज है इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी का। मेंबर्स दोनों को पता नहीं है कि दोनों के कल्चर में क्या डिफरेंस है। और इसके कारण होता क्या है कि पहले तो मेंबर रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड डिफरेंस पहले देखो इसके अंदर, कल्चर के अंदर डिस्प्यूट ना होने इसलिए। जैसे अगर आप तुम जापान के अंदर जाओगे तो जापान में किसी से हाथ नहीं मिलाया जाता, दोनों एक दूसरे के सामने झुकेंगे। जब एक दूसरे को ग्रीट करेंगे तब एक दूसरे के सामने झुकेंगे। तो अगर हम हाथ मिलाते हैं तो ये क्रॉस कल्चर हो गया, ये बराबर नहीं हुआ। तो पहले समझना है कौन सी चीज को वो लोग अच्छा मानते हैं, कौन सी चीज को बुरा मानते हैं, ये भी पहले समझना है। फिर डिफेंस। सेकंड स्टेज के अंदर एक बार मेंबर्स ने डिफरेंस को स्पॉट कर लिया, यानी समझ लिया कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दे लुक अपॉन दिस डिफरेंसेस एज नेगेटिव, उसको वो नेगेटिव समझेंगे। दे अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ देयर ओन कल्चर एज राइटनेस एंड क्रिटिसाइज द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर कल्चर। उनको क्या लगेगा पता है, वो डिफेंस में आ जाते हैं। हम ऐसे तुम वैसे, यानी हम अपने आप को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मानेंगे, हम अपने आप को ज्यादा ऊपर मानेंगे, हम अपने आप को सही मानेंगे और दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे। एट दिस स्टेज ईच मेंबर ऑफ वन कल्चर मस्ट बी टॉट टू बी टॉलरेंट, यानी सहन करना पड़ेगा उसको, दूसरे के कल्चर को सहन करना पड़ेगा। फिर आता है मिनिमाइजेशन। मेंबर को पता चल गया कि सामने वाले का कल्चर क्या है, उसने रिकॉग्नाइज यानी पहचान कर लिया उसका। फिर वो अप्रिशिएट कर यानी तारीफ करना शुरू करेगा डिफरेंस कल्चर के अंदर जो है वो। द मेंबर्स फोकस देयर अटेंशन ऑन स्टडिंग मोर अबाउट देयर ओन कल्चर एंड अवॉइड प्रोजेक्टिंग देयर कल्चरल वैल्यूज अपॉन अदर्स। हमें ने अपने कल्चर के बारे में बात नहीं करेंगे, वो ने भीड़े बोला करता है में हमारे जमाने में, तो वो वाला नहीं चाहिए इसके अंदर, समझे। तो ये जो चीज है ना, वो हमको हमेशा अटेंशन रखना है। मिनिमाइजेशन यानी अपने कल्चर को अब छोड़ो, उसके कल्चर को अपनाना शुरू करो। अब आता है देखो नेक्स्ट स्टेज में एक्सेप्टेंस। दिस स्टेज इज अ रीजनेबल गोल दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सी, यानी ये होना चाहिए, यहाँ तक पहुंचना है आपको। must seek to achieve while expanding across cultures and countries. At this stage, मेंबर क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे दोनों के कल्चर को एक दूसरे के। और अपने कल्चर को तो मैं अपना चुका हूँ ऑलरेडी, यानी मैं अपना कल्चर छोड़ भी नहीं रहा हूँ, लेकिन सामने वाले के कल्चर को मैं खराब भी नहीं गिन रहा हूँ। इस तरह से काम करूँ तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस बोलेंगे। अब अडेप्टेशन, पांचवा स्टेज द कल्चरल इनसेंसिटिविटी। द मेंबर सेंसिटिविटी के अंदर, सॉरी इंटरकल्चरल में, द मेंबर्स फंक्शन इन अ बाई कल्चरल कैपेसिटी इज दैट दे लर्न मोर अबाउट द अदर कल्चर्स एंड मेंटली शिफ्ट। अपने आप को है ना पहले से समझा लेंगे कि अगर फलानी ऑफिस में जाना है तो मुझे ऐसा बिहेव करना है। अडेप्ट यानी अपने आप को ढाल लेना, फिर एडजस्ट कर लेना, और ऑपरेट करेंगे विद इन द अदर कल्चर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग बोथ द कल्चर्स। दोनों के कल्चर को समझने के बाद हम एक दूसरे की कैपेसिटी को समझने के बाद उसके बारे में बात करें। फिर इंटीग्रेशन, दोनों के कल्चर को एक दूसरे के अंदर समा लेना। इन द फाइनल स्टेज द members have complete in-depth knowledge and adapt to the different cultures and the ability shift easily among cultures। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब अपने पिज्ज़ा हट पे जाते हैं या डोमिनोज में जाते हैं, तो डोमिनोज जो इटली के अंदर पिज्ज़ा बनता है ऐसा पिज़्ज़ा यहाँ खिलाता भी नहीं है आपको। उसने अपने कल्चर के अंदर ढाल के यहाँ के टेस्ट के हिसाब से पिज़्ज़ा बनाना शुरू कर दिया है। ये जो पिज्ज़ा बनते हैं ना वो कैसे बनते हैं, वो अपने कल्चर के हिसाब से उसने ढाल लिया है। मतलब हमको भी वो पसंद आ गया, उनको भी वो जच गया, तो इसलिए दोनों के कल्चर का इंटीग्रेशन हो गया इसके अंदर, यानी एक दूसरे के कल्चर के अंदर समा लेना। तो दोनों के कल्चर और कल्चरल फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी यानी थोड़ा बहुत बदलाव मैं भी करूंगा, थोड़ा बहुत बदलाव सामने वाला भी करेगा अपने बिलीफ के अंदर। अब इम्पोर्टेंट बात आती है, और याद रखो ये पूछा भी जाएगा, और ये तुम्हारे सेकेंड यूनिट में बीकॉम के अंदर भी है, एफएलसी में। व्हेन अ पर्सन बिलीव्स दैट उसका कल्चर सुपीरियर है, यानी मैं अपने आप का कल्चर, मैं तो ऐसा नहीं मैं तो वैसा, अगर ऐसा बोलूँ तो दैट इज, इसको एथनोसेंट्रिज्म बोला जाता है। इट इज टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स कम्युनिकेशन अमंग पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स। जो अलग अलग कल्चर के लोग हैं ना, वो साइकोलॉजिकल बैरियर की तरह यहाँ पे काम करेगा, मतलब अपने सामने वालों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तीन तरह से एथनोसेंट्रिज्म को अवॉइड किया जा सकता है, इसको इससे दूर रह सकते हैं। एक तो
अवॉइड एज्यूमिंग डिटेल्स, डिटेल में एज्यूम मत करो किसी चीज को। यानी हम क्या करेंगे, वन मस्ट नॉट एज्यूम दैट द अदर विल possess द सेम आइडिया, नोशंस और हिमसेल्फ, यानी मतलब वो हमको अपना ही लेगा, यानी हमारा जैसा बिहेव करने लगेगा, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। अवॉइड प्री मैच्योर इवेल्युएशन, पहले से किसी चीज को समझ नहीं लेना है। आधा अधूरा समझ के हम ऐसे उसकी पूरी जांच किए बिना अगर उस चीज को मान ले वो गलत, जजमेंट नहीं बनाना है किसी के बारे में, या कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग किए बिना, नॉलेज लाए बिना, दूसरे के कल्चर को समझे बिना हम उस इंसान को पहले से जज नहीं करेंगे। तो प्री मैच्योर एवोल्यूशन नहीं, डिटेल्स नहीं, और तीसरा आता है डिफरेंस पहले रिकॉग्नाइज करो, यानी मतलब तुम्हारे कल्चर में उसके कल्चर में फर्क क्या है वो देखें। वन मस्ट कीप एन ओपन माइंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द डिफरेंसेस अमंग द कल्चर। तो डिफरेंस पहले जांच लो, उसके बाद में पता चलेगा वो क्या बिलीव करते हैं, हम क्या करते हैं। अब बैरियर्स टू कम्युनिकेशन तो देखो टाइप्स ऑफ बैरियर्स से स्टार्ट करें। अच्छा यहाँ पे ये एक पूरा एग्जाम्पल दिया गया है चाइनीज विस्पर का। बचपन में गेम खेली जाती थी कि एक सेंटेंस आपको अपने बाजू वाले के कान में बोलना है, वो अपने बाजू वाले के कान में बोलेगा, इस तरह से लास्ट में तुम्हारे तक वो सेंटेंस आएगा। तो जब सेंटेंस तुमने बोला वो कुछ अलग होगा, लास्ट में तुम्हारे पास 10 इंसान के मुंह से सुनता सुनता वो अगर वहां पे आया तुम्हारे पास तो कुछ अलग सेंटेंस हो जाएगा। तो मतलब जो बोला वो तो आया ही नहीं हाथ में, वो जो हुआ वो तुम्हारा बैरियर, यानी तुम्हारी रुकावट है कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर। ये तुम्हारे प्रॉब्लम्स हुए। तो टाइप्स में पहले फिजिकल बैरियर, सेम क्वेश्चन बीकॉम में भी सीखेंगे। पहले फिजिकल बैरियर आर क्रिएटेड मेनली ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ आई थिंक में बीकॉम में। ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस इन द सराउंडिंग्स और एनवायरमेंट ऑफ आइदर पार्टी और बोथ पार्टीज इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, जब बात करने बैठे हो तो आजू बाजू कोई आवाज़ आती हो या कोई ज़्यादा परेशानियां हो रही हो तो देखो। अब फिजिकल बैरियर नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, एंड कैन इजीली बी स्पॉटेड, पता चल जाता है। जैसे फर्स्टली डिस्टरबेंस, अगर बैकग्राउंड में होगा नॉइज यानी आवाज़ बहुत हो रही है तो सुनाई देना तकलीफ। सेकेंडली कम्युनिकेशन का मीडियम बराबर से ना हो, फोन पे बात कर रहे हो फोन कनेक्शन बराबर ना हो। थर्डली आइदर पार्टी यानी दोनों में से कोई भी एक पार्टी, लिसनर या तो स्पीकर, इज डिस्टर्ब्ड या तो इनअटेंटिव है, या तो फिर कोई फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट है, जैसे कि उसको सुनाई नहीं देता बराबर से, हियरिंग की प्रॉब्लम है, स्टैमरिंग हकला के बोलता है वो, हकला के बोलना इसको स्टैमरिंग बोलते हैं। लास्टली डिस्टर्बेंसेस इन द एनवायरमेंट और सराउंडिंग, यानी जिस जगह पे आप खड़े हो वहां पे अगर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो बात करना अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा ठंडी की सिचुएशन में भी बात करना अच्छा नहीं लगता, बारिश हो ज़्यादा तो उस टाइम पे भी डिस्टरबेंस आता है। अब ये क्यों होता है फिजिकल बैरियर, तो पहले तो डिस्टेंस, दूरियां होने के कारण। बैरियर सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है। एक इंसान यूएस में रहता है, यहाँ पे आप रहते हो, दोनों के बीच में कम्युनिकेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। इट प्रिवेंट्स पर्सनल कम्युनिकेशन, जब पर्सनली बात करनी हो या डिफिकल्टी। कम्युनिकेशन इज डन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन कॉल्स, मेल्स और मेमोस। ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे आता है, एक तो पुअर रिसेप्शन, नेटवर्क ना होना, स्लो नेटवर्क का होना, इसके कारण कम्युनिकेशन में डिले हो जाती है। फिर एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल कंडीशंस कैन बैडली affect the flow of communication. For example, if a person is standing in adverse weather condition, तो यहाँ पे तकलीफ, अगर समझो कि वेदर कंडीशन प्रॉपर नहीं हुई तो भी तकलीफ होगी, तो वो बराबर ध्यान नहीं दे पाएगा। जैसे मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा तपती धूप के अंदर कोई इंसान खड़ा होगा, कम्युनिकेट करना मुश्किल है, और बारिश के अंदर फ़ोन पे बात कर रहा हो तो भी मुश्किल है। फिर टेक्निकल डिस्टर्बेंस, जैसे कि ये टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में मदद भले करती हो लेकिन फिर भी, जैसे तुम्हारा प्रिंटर खराब हो, सिस्टम बराबर से ना चलती हो, फैक्स मशीन टूट गया हो, इससे कम्युनिकेशन में डिले होता है। और कई बार कंप्यूटराइज अगर कोई डेटा हो तो वो डिलीट भी हो सकता है, सेव ना किया हो तो पहले। फिर टाइम, अलग अलग लोग अलग अलग टाइम जोन में रहते हैं, जैसे यूएस में हमसे 11.5 घंटे पीछे, 10:30 से लेके 11.5 घंटे जितना पीछे होता है टाइम, तो ये भी डिफरेंट टाइम जोन इशू होता है। सेंडर शुड इंश्योर दैट द मैसेज इज कंसाइज, कंसाइज यानी क्लियर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए शॉर्ट, और रिलेवेंट होना चाहिए,
और शॉर्ट होना चाहिए। क्रूशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करो, छोटी बात में बड़ी चीजें बता देनी है सामने वाले को। अब आता है सिमेंटिक बैरियर, समझने में डिफरेंस, समझदारी और समझने दोनों में। सिमेंटिक बैरियर्स है तो लैंग्वेज बैरियर्स अराइज व्हेन बोथ द पार्टी स्पीक टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। पूछेंगे ये कि कब सिमेंटिक बैरियर्स आते हैं, जब दोनों की लैंग्वेज अलग अलग हो तो। मोस्ट ऑफ द एसेंस ऑफ द मैसेज इज लॉस्ट इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस। तुम बराबर से ट्रांसलेटेड नहीं कर पाते हो। अभी मैं यहाँ पे अभी समझो पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे सामने समझो कि कोई इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ा हो ऐसा अगर बच्चा बैठा हो, तो मुझे उसको उसकी लैंग्वेज तक पहुंचाना चाहिए। यानी वो मैसेज जब तक मैं नहीं पहुंचा रहा तब तक वो बराबर से समझ नहीं पाएगा। इवन व्हेन बोथ द पार्टी स्पीक द सेम लैंग्वेज, द एसेंस कुड बी लॉस्ट व्हेन आइदर ऑफ देम यूजेस जार्गन। ड्यूअल मीनिंग वर्क, एक का वर्ड के दो मतलब होते हो, बराबर। तो यहाँ पे अगर ऐसा किया उसने तो गलत। जार्गन्स क्या होता है? वो टेक्निकल लैंग्वेज जो तुम तुम्हारे बिजनेस में यूज करते हो और वो सिर्फ तुम्हारे बिजनेस के साथ कनेक्टेड हो। तो अगर किसी थर्ड पार्टी को वो लैंग्वेज के अंदर बात करेंगे तो वो शायद समझ नहीं पाएगा। हियर आर सम कॉमन लैंग्वेज फीचर्स जिसके कारण आता है। तो एक तो मिसअंडरस्टूड वर्ड्स, कुछ वर्ड है उसके मीनिंग अलग होते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। जैसे राइट और राइट दोनों बोले भी सेम जाते हैं, कई बार सुनने में सेम लगता है लेकिन मतलब अलग होता है। फेयर और ये फेयर, ये दोनों का साउंड सेम है, सेल बोलो या सेल, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है खाली दोनों के अंदर। तो जब बोलते हैं तो सामने वाले को कंफ्यूजन होता है। अब मिस्ड ह्यूमर, मेनी टाइम्स पीपल डोंट गेट द जोक्स और ह्यूमर, उसको समझ में नहीं आता कि सामने वाला क्या जोक कर रहा है, उसको जोकर समझ में नहीं आता। दे फाइंड इट ऑफेंसिव, बुरा लग जाता है उसको, ऑफेंसिव का मतलब, और उसको इनएप्रोप्रिएट, अच्छा नहीं लगता उसको। ह्यूमर इज ओनली एप्लीकेबल इन इफेक्टिव व्हेन देयर इज अ कोर्डियल, जब सामने वाला तुमको पहले से जानता हो, कोर्डियल यानी बहुत क्लोज हो तुम्हारे, बहुत करीब का रिश्ता हो, तो इसको कोर्डियल रिलेशन बोलते हैं। कंफर्टेबल और हारमोनियस रिलेशनशिप, झगड़े ना हुए हो तो, किसी के साथ झगड़ा करके उसके हंसाने की कोशिश करेंगे तो मार खाएंगे अपने, राइट, ये हो ही नहीं सकता। तो हारमोनियस रिलेशनशिप, अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए उसके साथ में, मेल जोल वाली रिलेशनशिप। फिर यूजेज ऑफ ईडियम्स, ईडियम्स यानी कहावतों का यूज करना। फिगरेटिव मीनिंग जिसका होता है उसको ईडियम्स बोलते हैं। ईडियम्स आर द फ्रेजेस विच हैव फिगरेटिव मीनिंग विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम लिटरल मीनिंग। मतलब अलग, कुछ वो अलग हो रहा है यहाँ पे। दे आर यूजुअली यूज्ड इन डेली नॉर्मल इंटरेक्शन, बातचीत करने में ऐसा होता है। बट कम्युनिकेशन बिजनेस के लिए किया जाए तो ये एम्बिगस, एम्बिगस यानी अनक्लियर और इलॉजिकल, बिन तार्किक के भाई, दिमाग में ना उतरे ऐसी बात लगेगी। एग्जाम्पल, द मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर फेल्ट लाइक ही वॉज सिटिंग ऑन पिंस एंड नीडल्स। सिटिंग ऑन पिंस एंड नीडल का मतलब क्या? वो एंग्जियस और नर्वस है। लेकिन जो इस इंसान को पता ही नहीं है कि सिटिंग ऑन पिंस एंड नीडल्स का मतलब क्या होता है, तो वो तो ऐसा समझेगा कि शायद वो बेचारा पिन के ऊपर बैठ गया है, उसको ऐसा लगेगा, जोक गलत है। सम ऑफ द वेज टू ओवरकम सिमेंटिक बैरियर्स आर, अ स्पीकर शुड एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू द लिसनर क्लियरली। स्पीकर को उसको बराबर से समझना चाहिए लिसनर को। अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज लाइक फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग शुड बी यूज। चेहरे के एक्सप्रेशन अच्छे रखो, जैसे तुम बोल रहे हो वैसा एक्सप्रेशन भी चेहरे पे होना चाहिए। और जेस्चर्स यानी हाव भाव, एक्सप्रेशन। एनी पार्टी शुड नेवर assume anything while communicating. If इन एनी डाउट द पर्सन शुड इमीडिएटली क्लेरिफाई, सामने वाले को एज्यूम नहीं करने देना है। जब भी तुमको लगता है कि तुम कुछ समझ में नहीं आई है कोई बात, तो तुरंत सामने वाले से उसको क्लियर कर लो, क्लेरिफाई कर लो। अ स्पीकर शुड ऑलवेज लिसन एक्टिवली टू द लिसनर सो दैट एनी कंफ्यूजन इज नॉट बिल्ट। ध्यान से सुनना चाहिए, अगर सुनेंगे बराबर से नहीं तो कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग वंस साइकोलॉजिकल बैरियर है, मानसिकता तुम्हारी बदल जाए, साइकोलॉजी गलत हो, हम अपनी थॉट को दूसरे के तरफ पहुंचाते या तो वर्बल यानी शब्दों से या तो नॉन वर्बल विदाउट यूजिंग वर्ड्स उसको पहुंचाते हैं। द ओरिजिन ऑफ कम्युनिकेशन
कहाँ पे होता है? किसी के दिमाग में होता है, वंस माइंड। और इसके अंदर किसी की भी साइकोलॉजी को समझना जरूरी बनता है। हाउएवर द माइंड टू कैन क्रिएट बैरियर, ये भी बैरियर क्रिएट कर सकता है from properly expressing himself or understanding the other person. Psychological barriers are of various types. Sometimes some of the most popular types include, पहले आता है इसके अंदर इमोशंस। इमोशंस प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग रैशनल डिसीजंस। इमोशन क्यों? तो कोई डिसीजन लेने के लिए ये काम लगता है। समटाइम्स कम्युनिकेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीशंस। कम्युनिकेशन किया जाता है डिसीजन के लिए भी, कोई डिसीजन लेने के लिए। अब कोई इंसान समझो बराबर मूड में ना हो, या वो पहले से प्री ऑक्यूपाइड हुए, वो पहले से ही कोई परेशानी के अंदर हो, तो वो डिसीजन के अंदर भी दिखेगा उसके। इमोशंस यहाँ पे भी दिखते हैं। फिर ये हेलो इफेक्ट पूछेंगे एमसीक्यू में, टिक करो। व्हेन पर्टिकुलर ट्रेट, ट्रेट यानी खासियत, खूबी किसी इंसान की, अच्छी बात जिसको बोलते हो, अच्छी बात को ट्रेट बोलेंगे। और अगर बुरी बात हो इसको वाइस, VIC ऑफ अ पर्सन आउटवेज द अदर ट्रेट्स, इट इज सेड टू बी अ हेलो इफेक्ट। एक खूबी को देख के बाकी सारी खूबियां अगर भूल जाए तो, जैसे जजिंग पीपल बाय देयर अपीयरेंस और इंटेलिजेंस। कोई इंसान के खाली देखने के ऊपर हमने देख लिया क्या ये ऐसा दिख रहा है, तो इसकी सोच अच्छी होगी। कोई अच्छा दिखने वाला इंसान बोलेगा भी अच्छा, सोचेगा भी अच्छा, ऐसा मैंने सोच लिया, इसको हेलो इफेक्ट बोलते हैं। यानी सिर्फ एक खूबी को देख के पूरे इंसान के बारे में जज कर लेना। फिर इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बर्डनिंग द लिसनर विथ टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कोई बोले 6 घंटे पढ़ाना है, तो 6 घंटे पढ़ाने में जो पहला घंटा पढ़ेंगे ना वही बराबर, बाकी के 5 घंटे इंसान है ना वो इधर उधर हो जाएगा। यानी मतलब इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा वो ग्रास्प नहीं कर पाएगा, उसको बीच बीच में ब्रेक की जरूरत पड़ती है। अगर ब्रेक नहीं हुआ तो इसके बाद में वो इंसान पूरी इंफॉर्मेशन को गेन नहीं कर पाएगा। तो इंफॉर्मेशन का यहाँ पे क्या हो गया? ओवरलोड हो गया, यानी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई, तो सारे पॉइंट को रिटेन, याद नहीं रख पाएगा, रिटेन का मतलब। फिर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, कई बार ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर गलत होता है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी गलत होती है। इसीलिए इंटर डिपार्टमेंट यानी दो डिपार्टमेंट के बीच में, और इंट्रा डिपार्टमेंट यानी सेम डिपार्टमेंट के विद इन, उसी के अंदर कन्फ्लिक्ट होते हैं और कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, यानी परेशानियां होती है। तो ये कैसे? ये कब होता है? कि जब कम्युनिकेशन की सिस्टम बराबर से ना हो, अथॉरिटी बराबर से डिफाइन ना की हो, तब ऐसा होता है। अब उसके बाद अदर्स आता है। अदर फॉर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स इंक्लूड क्लोज माइंडेडनेस ऑफ आइदर पार्टी। मुझे समझना ही नहीं है सामने वाले की बात को, मैंने पहले से सोच लिया है कि जो सामने वाला बोल रहा है वो मुझे एक्सेप्टेड नहीं करना है किसी भी हालत में। कई बार ऐसा होता है कि हम जाते हैं कोई चीज़ को खरीदने के लिए, मन बना लेते हैं पहले से कि ये मुझे खरीदना ही नहीं, ये कितना भी अच्छा बोले, तो वो कितना भी अच्छा बोलेगा हम उसको सुनेंगे नहीं। इम्पेशंस ऑफ आइदर पार्टी, यानी धीरज ना होना किसी के अंदर, उतावल जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा जल्दबाजी करे कोई इंसान, तो ये भी साइकोलॉजिकल बैरियर है। सपोज अ स्पीकर इज इन हरी एंड टॉक्स एट अ फास्ट पेस, यानी बहुत जल्दी जल्दी बोले, तो ये सामने वाला लिसनर जो है वो कई बार अच्छी बातों को मिस आउट कर लेगा। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स है, जो ऊपर मैंने बोले वो ये रहा। पहले तो रूल्स एंड पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी, कि किस तरह से मैसेज भेजना है, कम्युनिकेशन की चैनल क्या होगी यानी कैसे भेजा जाएगा उसको, और कौन कौन से लोगों को कांटेक्ट करना है, ये अगर बराबर से ना हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर रूल्स बहुत ही स्ट्रिंजेंट और रिजिड, स्ट्रिक्ट हो, कल बोला था मैंने स्ट्रिंजेंट का मतलब स्ट्रिक्ट, एंड रिजिड, रिजिड का मतलब फ्लेक्सिबल ना हो बिल्कुल भी, तो एम्प्लॉयज विल बी हेजिटेंट टू कम्युनिकेट फ्रीली। हेजिटेंट यानी खचकाट अनुभव हो, यानी रुक जाएंगे, शर्म आना, यानी या तो ऐसा बोलते हैं ना कि किसी चीज में एक रुकावट पैदा हो जाना, तो फ्रीली बात नहीं कर पाएंगे। फर्दर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन कैन गेट डिलेड, तो इसलिए हम इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे। फिर हायरार्किकल पोजीशन, लेवल बोलते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल, तो यहाँ पे देखो लोअर लेवल है, मिडिल लेवल है और टॉप लेवल है, 3 लेवल है। समटाइम्स सुपीरियर के, सुपीरियर बहुत ही एरोगंट, एरोगंट यानी उड़ाऊ जवाब देने वाला, कोई भी बात के अंदर सबॉर्डिनेट की बात ना सुने। और पावर कॉन्शियस होता है, पावर कॉन्शियस यानी
मतलब मैं अपना पावर किसी को ना दूं, कोई मुझे सलाह देने वाला कौन, ऐसा अगर समझे तो इससे लोअर लेवल का जो एम्प्लॉई है ना, उसको हमेशा लगेगा कि मैं इंफीरियर, यानी उससे थोड़ा कम में हूँ, और अनवर्दी यानी मेरे अंदर कोई लायकात नहीं है। दे बिकम रिलक्टेंट, रिलक्टेंट यानी वो कोई भी इंफॉर्मेशन देने से कतराएंगे, टू सेंड इंफॉर्मेशन इन द फियर ऑफ सेंडिंग फॉल्टी मैसेज और गेटिंग रिजेक्टेड और ह्यूमिलिएटेड। तो उसको लगेगा कि कोई भी मैसेज अगर भेजूं तो अगर गलत हो गया तो सामने वाला डांटेगा। तो इसको हमेशा लगता है कि अगर मेरी गलती हुई भी तो मुझे अगर इन्फॉर्म करना भी है तो मैं इन्फॉर्म सामने वाले को नहीं करूंगा, मुझे ऐसा लगेगा कि सामने वाला मुझे डांटेगा इसलिए। एक सिंपल एग्जांपल इसका, घर में अगर समझो बचपन में ग्लास टूट जाता है तो उसको अपने चुपचाप निकल जाते हैं वहां से, जगह से, किसी को बताते नहीं है, क्योंकि हमको डर लगता है कि बताएंगे तो शायद पड़ेगी। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, free interdepartmental communication become difficult, especially in the organization which is divided into different departments on the basis of roles, responsibilities and authority। अगर डिपार्टमेंट के अंदर रोल बराबर से डिसाइड ना किए गए हो, यानी मतलब किसको क्या काम करना है वो पता ही ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर से डिफाइन ना की गई हो, किसी को अथॉरिटी ना दी हो, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। अब सवाल ये कि इतने सारे बैरियर्स है, तो इन सारे बैरियर्स को ओवरकम कैसे करना है, मतलब इस बैरियर्स को दूर कैसे करेंगे। तो देखो, ये जो बैरियर्स है उसके कारण एक कम्युनिकेशन की गैप आती है, उसको दूर करने के लिए एक तो प्रॉपर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन सिलेक्ट करना पड़े, कम्युनिकेटर को एक अच्छा मीडियम सिलेक्ट करना पड़ेगा, चैनल सिलेक्ट करना पड़ेगा कम्युनिकेशन के लिए। वाइल चूजिंग द करेक्ट मीडियम, कम्युनिकेटर को लेंथ क्या देखना है, मैसेज कितना बड़ा है, उसका इंपॉर्टेंस कितना है, कितना टाइम लेगा अगर मैं इस चैनल से पहुंचाऊंगा तो, और उस वक्त एनवायरनमेंट आगे पीछे का क्या है। फिर प्रॉपर फोकस्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रिसाइज, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट, और अननेसेसरी बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब इधर उधर की बात नहीं करनी है, मीनिंगलेस स्मॉल टॉक अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि मैसेज पास करने के टाइम पे इंपॉर्टेंट मैसेज जाना चाहिए, बाकी कोई चीज़ नहीं। अवॉइड द यूज ऑफ जार्गन्स एंड ड्यूअल मीनिंग वर्ड्स ड्यूरिंग एंड यूजिंग ट्रांसलेटर्स इन ऑर्डर टू अवॉइड सिमेंटिक बैरियर। क्या करेंगे, जार्गन को यूज नहीं करेंगे और ड्यूअल मीनिंग के वर्ड को यूज नहीं करेंगे, और दोनों पार्टी की लैंग्वेज अगर अलग अलग हो तो किसका यूज करेंगे, ट्रांसलेटर का यूज करेंगे। फिर आता है ओपन माइंडेडनेस एंड अटेंटिवनेस, बोथ द पार्टीज मस्ट ट्राई टू कीप एन ओपन माइंड एंड बी अटेंटिव। ध्यान रखना पड़ेगा ड्यूरिंग कम्युनिकेशन टू प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स, सच एज ये हेलो इफेक्ट ना हो, जरूरी है। हमको किसी को पहले से ही जज नहीं कर लेना है, और कोई भी इमोशंस हमारे काम के अंदर बीच में नहीं आने चाहिए, यानी घर की बात घर पे छोड़ के आए, ये जरूरी है। फिर फीडबैक एंड फॉलो अप, बिजनेस के अंदर एसेंशियल है टू इंश्योर दैट द लिसनर हैज अंडरस्टूड द मैसेज। तो हमको समझा, मैंने बोल तो दिया, सामने वाला ने समझा कि नहीं। वो जैसे हम जब भी बात करते हैं, जब भी किसी की टेस्ट की बात करते हैं, एग्जामिनेशन से पहले टेस्ट लेने की, तो क्यों टेस्ट लिया जाता है कि सामने वाले ने बराबर से समझा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए फीडबैक है। और आपका ओपिनियन हमारे लिए मैटर करता है, ये बताना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू टॉक टू मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, और यहाँ पे कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स इंस्टेंसेस यानी एग्जाम्पल्स होते हैं कि फॉरगेटिंग, कई बार अपने भूल जाते हैं या मिस आउट कर देते हैं, तो इसलिए फॉलोअप जरूरी है। फोस्टरिंग स्ट्रांग रिलेशनशिप, फोस्टरिंग यानी डेवलपिंग, अच्छी रिलेशनशिप बनानी जरूरी है। कन्फ्लिक्ट कब होता है, जब दोनों के बीच में अच्छी रिलेशन ना हो तभी झगड़े होंगे। तो झगड़े से दूर रहने के लिए पहले तो एनवायरनमेंट अच्छा रखना है बिजनेस के अंदर, और फ्रेंडली रिलेशन अलग अलग स्टेक होल्डर्स और एम्प्लॉयज के साथ में बिजनेस को बना के रखनी पड़ेगी। फिर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, पॉलिसी बनाने के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडरेट यानी सबको ध्यान में रखना चाहिए, और फ्लेक्सिबल, जब चाहे तब बदलाव ला सके वैसा होना चाहिए। द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी क्लियर, ऑर्गेनाइजेशन के सारे गोल्स क्लियर रखो, और एवरी एम्प्लॉय irrespective of his or her position in the organizational hierarchy should have proper opportunity। यानी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में हर इंसान का कुछ ना कुछ रोल होता है, तो जब अगर उसका रोल है तो उसको कोई भी चीज़ अगर बतानी हो तो ओपन माइंडेड रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के, जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस के बनाने वाले के अंदर। द पॉलिसी शुड बी फ्रेम इन अ वे that eliminates organizational communication barriers to the least, बैरियर कम से कम हो
इस तरह से रखना, एलिमिनेट यानी दूर करना। अब डिवीजन ऑफ लेबर, the last one, there must be a proper division of labor intra and interdepartmentally to reduce information overload and prevent delays in organization communication। देखो, डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम का बंटवारा कर दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जिससे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा किसी एक इंसान को मिले, ऐसा ना हो। अब ये लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें एक क्वेश्चन में कंप्लीट करा देता हूँ, देखिए। इट इज एसेंशियल फॉर एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड अदर फ्रंट लाइन एम्प्लॉइज कि वो लीगल एस्पेक्ट कम्युनिकेशन का समझे। नहीं तो होगा क्या कि अगर तुम बात करोगे कुछ और अगर उसमें समझ सामने वाले ने कुछ अलग से लिया, तो इसमें सिविल लिटिगेशन यानी केस हो जाएगा तुम पे, कोर्ट में केस हो जाएगा। इन दिस केस लीगल एस्पेक्ट रिफर्स कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड अच्छा होना चाहिए, कुछ भी किसी के लिए भी नहीं बोल सकते हो। और अगर ऐसा किया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम परेशानी क्रिएट हो जाएगी। ये ना हो इसलिए हमको कम्युनिकेशन को सोच समझ के करना चाहिए। देखो यहाँ पे देर आर वेरियस केसेस वेयर कम्युनिकेशन इज एसेंशियल एंड इट्स नॉन कंप्लायंस कुड हैव सीरियस लीगल इम्पैक्ट, जैसे कि प्रोडक्ट का डिस्क्लेमर। जहाँ पे देखो, आप पहले से प्रोडक्ट के बारे में बता देते हो, डिस्क्लेमर यानी मतलब अस्वीकरण बोलते हैं। इसका मतलब मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि ये प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए ये चीज़ें ध्यान में रख के इसको यूज़ करो। या तो ओपन करना है तो यहाँ से ओपन करना है, इसको किसके सामने नहीं रखना है, किस जगह पे नहीं रखना है, कहाँ पे रखना चाहिए, ये सब जो बताया जाता है वो प्रोडक्ट डिस्क्लेमर होता है। यानी यहाँ पे सिगरेट के पैकेट के ऊपर की जो वार्निंग है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। कोई भी डिटेल हाइड नहीं करनी है। आज अपने खाने की कोई भी चीज़ लेते हैं मार्केट से पैकेट में, तो उसके पीछे लिखा जाता है कि इसके कंटेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो प्रोडक्ट का डिस्क्लेमर हुआ। और वो प्रोडक्ट किसको कंज्यूम नहीं करनी चाहिए वो भी लिखा जाता है। फिर लीगल डिस्क्लोजर यानी कानूनी जो भी चीज़ जाहिर करनी है वो बतानी चाहिए। डिस्क्लोजर आर सिमिलर टू डिस्क्लेमर, ये दोनों सेम है, बट वो लेस स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू प्रोटेक्ट its property or intellectual right and prevent employee from disclosing such fact to outsiders, a non-disclosure agreement is signed। Non-disclosure agreement एक सिंपल सा, किसी किसी ने समझो कि मूवी बनाना शुरू किया और मूवी में ना कोई सस्पेंस है, तो वो है ना जितने भी लोग मूवी में काम करते हैं ना उसके साथ में नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाएगा कि हमारे मूवी की स्टोरी को किसी भी बाहर के आदमी के साथ में डिस्कस नहीं करना है आपको। तो इसको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बोलते हैं कि डिस्क्लोज नहीं कर देंगे, बाहर जाके जाहिर नहीं कर देंगे, नहीं तो तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन की ब्रीच हुई ऐसा मानेंगे। फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दिस इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन विच प्रेजेंट्स द एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या आता है कि बिजनेस कैसा है, बिजनेस किस पोजीशन में है, प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, वो सब इसके अंदर आता है। ये मैंडेटरी यानी कंपलसरी होता है कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं और अलग अलग स्टेक होल्डर जिसको वो चाहिए वहां तक उसको पहुंचाते हैं। हम कोई भी तरह का, देखो, विंडो ड्रेसिंग नहीं करेंगे। विंडो ड्रेसिंग का मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बुलाना बोलना, जैसे कि मेरे फॉर्म के अंदर लॉस हो रहा है लेकिन मैं प्रॉफिट जानबूझ के बता रहा हूँ, गलत, फिर भी मैं बता रहा हूँ। और फ्रॉडुलेंट अकाउंटिंग, गलत तरीके से अकाउंटिंग में करूँ, ये भी गलत है। ये सब चैलेंज होगा कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंटरनल कम्युनिकेशंस, बिजनेस एंटर into new contracts and hold meetings every second day। ये अलग अलग लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, बराबर। तो कॉन्ट्रैक्ट और कम्युनिकेशन जो है उसको भी बराबर से बताना है। नहीं तो होगा क्या कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट बराबर से साइन नहीं करवाया या तो पढ़ा पढ़ा नहीं साइन करने से पहले, तो इसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर मार्केटिंग कम्युनिकेशन, सामने एक छोटा सा क्वेश्चन बचता है, टाइम अपने पास है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा, तो ये तुम्हारा पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसको अपने टेस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। द टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन में सेल्स, प्रमोशन, मार्केटिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशंस ऑफ वेरियस टाइप्स, रिटन, ओरल, जेस्चरल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। मार्केटिंग कम्युनिकेशन रिटन लिख के किया जा सकता है, बोल के, जेस्चरल यानी एक्सप्रेशन से, डायरेक्ट सीधा बोले उससे बात करे जिसको खरीदना है उसके साथ में, या इनडायरेक्टली। हाउएवर, सेल्समैन या तो पर्सन जो मार्केटिंग करता है वो वर्ड्स यूज करने में बहुत क्लेवर होना चाहिए, प्रेजेंटेशन में बहुत क्लेवर होना चाहिए। ही मस्ट बी टेक्टफुल, टेक्टफुल यानी समझदार इतना होना चाहिए।
अक्लमंद होना चाहिए कि वो जो कमोडिटी को बेच रहा है उसको बराबर से वो डिस्क्राइब करे, उसको बराबर से सामने वाले के सामने वो पेश करे, वो जरूरी है। और कोई भी बिजनेस कम्युनिकेशन के लॉ को वो वायोलेट ना करे, वायोलेट यानी तोड़ना ना हो। अब ये लीगल एस्पेक्ट को कैसे प्रिवेंट किया जाए जिसमें डर लगा रहता है हमको कि अगर कोई चीज में फंस ना जाए हम। तो देखो, प्रॉपर रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, लेटर, कॉन्ट्रैक्ट सब बराबर रखे, वाउचर चाहे ऑडिटेड या अनऑडिटेड सब बराबर रखो, हर पेपर का ट्रेल होना चाहिए। मतलब हर पेपर रखना चाहिए, कोई भी अगर मांगे तो वो पेपर तुम्हारे पास मिलना चाहिए। फिर कॉपीराइटेड डॉक्यूमेंट नहीं यूज करने चाहिए। अभी मैं जो जिस चीज के अंदर से आपको समझा रहा हूँ, वो जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल कॉपीराइटेड है। इस मॉड्यूल का यूज करके मैं समझा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर आगे लिखूँ। कौन सा डिस्क्लेमर? कि ये जो मैंने यूज किया है वो मटेरियल किसका यूज किया है, ICMA जो इंस्टीट्यूट है उसका मटेरियल मैंने यूज किया है। और कोई भी चीज़ की डायरेक्ट कॉपी नहीं कर देनी चाहिए जब तक उसका कंसेंट यानी उसकी परमिशन ना ली जाए। यूज ए प्रॉपर टोन एंड अवॉइड इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज, गलत लैंग्वेज को यूज नहीं करना है। बिहेवियर जो एम्प्लॉयज के साथ में करो तब अपने गलत लैंग्वेज को यूज नहीं करना है। विंडो ड्रेसिंग नहीं करना है, वापिस आया ये वर्ड, यानी बैलेंस शीट में बढ़ा चढ़ा के कोई भी फिगर नहीं दिखानी है जिससे बैलेंस शीट अच्छी दिखे। और इंश्योर कि सारे लाइसेंस और लीगल डॉक्यूमेंट्स हम टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते हैं, और जब भी चेंज आता है तो चेंज भी हमने उसके अंदर कर लिया है। कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स सेफ प्लेस पे रखे जाने चाहिए, और ऑथोराइज पर्सन जो है ना उसी के हाथ में लगने चाहिए। एक्सेस यानी उस तक पहुंचना ऑथोराइज पर्सनल के पास से होना चाहिए। कोई भी तुम्हारे साथ फ्रॉड ना करे, फ्रॉड्यूलेंट बिहेवियर यानी कोई धोखा ना करे, और कोई तुम्हारे डॉक्यूमेंट को मिसप्लेस यानी गलत जगह पे ना रख दे इसलिए। सील कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट सीक्रेट हो, कॉन्फिडेंशियल यानी सीक्रेट डॉक्यूमेंट, वो सारे डॉक्यूमेंट को सील कर दो, यानी उसको स्टैंप लगा के ऐसी जगह पे रखो कि कोई इसको पढ़ ना सके। एंड मार्क देम, उसको ऊपर कॉन्फिडेंशियल का सिक्का भी लगा देना है जिससे दूसरों को पता चले। सेल्स प्रमोटर्स एंड कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट बी वेल ट्रेन्ड एंड ग्रूम्ड, ग्रूम यानी ट्रेंड, ट्रेंड और ग्रूम सब पहले से तैयार करना उसको, तो उसको ग्रूम बोलते हैं। अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन इट्स टाइप्स, सिग्निफिकेंट एंड लीगल एस्पेक्ट, पहले से उनको बता दो कि अगर तुम किसी के सामने झूठ बोलोगे या किसी को गलत क्लेम करोगे तो हमारी कंपनी के साथ में क्या हो सकता है। अब यहाँ एक केस स्टडी दी गई है यूनियन यूनियन एलाइड लिमिटेड की, कंस्ट्रक्शन कंपनी की। उसने अलग अलग चेंजेस की ऑफिस के लोकेशन में, कंपनी के मैनेजमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में, सबके अंदर। और ओवर द इयर्स कुछ डॉक्यूमेंट और वाउचर उससे मिसप्लेस हो गए। 2017 के अंदर कंपनी के ऊपर केस किया गया उसके वेंडर्स यानी व्यापारी के द्वारा। लॉयर जो कंपनी का है उसको बोला गया कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट लेके आओ, लेकिन ये सारे के सारे मिसिंग थे। तो कोर्ट ने एग्जामिन किया कि कंपनी के डॉक्यूमेंट को, तो उन्होंने उनको पता चला कि कुछ अनअकाउंटेड ट्रांजेक्शन, इनकम्प्लीट रिपोर्ट और मिसिंग फाइल्स है। तो कंपनी को इससे ह्यूज पेनल्टी चार्ज करी, यानी बहुत दंड भरना पड़ा कंपनी को। और कुछ मेंबर्स को, मैनेजमेंट के, अरेस्ट किया गया फ्रॉड के लिए और मिसकंडक्ट के लिए। और उन्होंने ये भी बताया कमिटी को कि इस कंपनी को बराबर ध्यान से मॉनिटर करो और इसकी डीलिंग को और दूसरे डिटेल्स को आपको देखना है। तो यहाँ पे देखो क्या अप्रोच है, शुड हैव बीन द अप्रोच ऑफ यूनियन एलाइड लिमिटेड, क्या होना चाहिए टू अवॉइड सच, यानी सारे डॉक्यूमेंट उसको बराबर से रखने चाहिए। जब जब भी चेंज आए तब चेंज को सबको इन्फॉर्म भी करना चाहिए। और वह चेंजेस शुड बी ब्रोट अबाउट इन द वे द कंपनी इज फंक्शनिंग। तो सबसे पहले तो इसको कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और सारे लीगल एस्पेक्ट को समझ के कम्युनिकेशन पूरा करना चाहिए। राइट, तो 3 तुम्हारे चैप्टर्स आज कंप्लीट किए हमने।